हे भगवान, बस मेरी पहली रसोई का खाना अच्छा बन जाए। मुझे घी ऊपर से डालना था या ड्राई फ्रूट के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपना फ़ोन भी नहीं लाई। क्या हो रहा है बहू, तुमने अभी तक हलवा नहीं बनाया? ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ क्यों रखे हैं? इसे घी में भूनकर हलवे में डालती क्यों नहीं हो? हाँ अच्छा, तो ये ऐसे होगा। अच्छा हुआ माँ जी ने बातों ही बातों में मुझे बता दिया, मैं फटाफट से हलवा बना दूंगी। वो माँ जी, हलवा बना रही हूँ, फिर आलू काटने लग गई सब्जी के लिए। जल्दी से खाना बना कर ले आओ, फिर सबको ऑफिस के लिए निकलना भी है। खाना पैक करने में भी टाइम लगेगा और ब्रेकफास्ट करने में भी। मैं अभी करती हूँ माँ जी, आप बस मुझे आधा घंटा दीजिए। कुछ ही देर में श्रुति पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर लेती है। खुशबू अच्छी आ रही होती है, पर जैसे ही घर वाले खाते हैं तो किसी खाने में ज्यादा नमक होता है, हलवे में कम चीनी होती है। बहू, तूने खाना तो अच्छा बनाया, लेकिन हलवे में मिठास ही तो चाहिए होती है, पर मिठास ही नहीं है। हाँ बहू, सब्जी में भी नमक ज्यादा है, पर ये तुम्हारी पहली रसोई है, पहली बार बना रही हो तो कोई बात नहीं। बाकी ये लो तुम्हारा तोहफा। ये सही है, खाना भी बेकार बनाकर रख दो ससुराल वालों के सामने और नेक भी ले लो। बात तो सही है तुम्हारी रश्मिका, पर क्या करें, पहली रस्म का नेक तो देना ही पड़ेगा, चाहे खाना कैसा भी हो। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी नमक वाली सब्जी को ठीक कर लेती हूँ और हलवे में चीनी डालकर ले आती हूँ। हाँ, बच्चों के टिफिन में कर देना, ये सब वो ऑफिस ले जाएंगे खाना। श्रुति, मेरे खाने में ये सब मत करना, मैं ये दोबारा नहीं खाऊंगा। जेठ जी खाना लेकर नहीं गए, किसी को भी मेरी पहली रसोई का खाना पसंद नहीं आया, पर कल से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और श्रुति झूठी प्लेट उठाकर धोने चली जाती है। 2-4 दिन बाद भी खाना बनाने पर श्रुति ऐसे ही खाना बना रही थी, जिसमें कोई स्वाद नहीं था। ससुराल वाले खुश नहीं थे और मुंह फट नंद तो कहने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रही थी। एक दिन शाम को रोटी बना रही थी, तभी रश्मिका उसकी रोटी खराब कर देती है। क्या बात है भाभी, आपको इतना सा भी काम करना नहीं आता? ऐसे रोटी बनाते हैं क्या? रोटी को पतली मत बनाओ, इतने कम आटे की रोटी बनाना है आपको, और गोल गोल फूली हुई। ठीक है दीदी। श्रुति घबराकर रोटी बनाने की कोशिश करती है कि उसकी रोटी फट जाती है। दीदी, इसकी तो रोटी बिल्कुल बन नहीं रही है, थोड़ा आटा ले लेती हूँ। नहीं, बोला ना इसको ऐसे बनाओ, अब से आपको ऐसी बनानी है। अपने मायके में आप ऐसी बनाती होगी, लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। ये कहकर रश्मिका रसोई से चली जाती है। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार एक साइज की रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बनती नहीं है। फिर अपने तरीके का ही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जहां सास फिर से कह देती है, बहू, तुझे 5-6 दिन होने को आए हैं, हमें लगा था तू 1-2 दिन घबरा कर खाना बना रही है, लेकिन ये देखकर लग रहा है तुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर, इतना तो बड़ी बहू ने भी नाक में दम नहीं किया। भाभी, शादी करने से कुछ समय पहले आपने खाना बनाना सीखा या नहीं? या मुंह उठाकर सीधा शादी करके यहाँ आ गई हो और हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हो? कभी तड़का ठीक से नहीं लग रहा, कभी नमक मिर्च कम ज्यादा है, कभी रोटी खराब है। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोचो श्रुति, घर के मर्द लोग कैसे खाना खाते होंगे। अरे यार, थोड़ा तो अच्छा बनाओ। मैं खाना चक्कर आई थी आज, फिर किसी को पसंद नहीं आया, लगता है मुझे और अच्छा बनाना पड़ेगा। माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, दीदी, मैं अगली बार अच्छे से खाना बनाऊंगी। आज से पहले इतना सारा खाना नहीं बनाया ना, तो समझ नहीं आता कि किसमें कितनी मात्रा में सामान जाएगा। रहने दे बहू, ये बहानेबाजी छोड़ो और कभी कुछ अच्छा खाना भी बना लिया करो। बड़ी बहू, कल सुबह का खाना तुम बनाना और श्रुति तुम सीखना। जी माँ जी। ये कहकर सब मन मारकर अचार लस्सी से खाना खाकर चले जाते हैं। अगले दिन बड़ी बहू सबके लिए खाना बनाती है और सब खाना खाकर खुश हो जाते हैं। इसी बात पर श्रुति को ताना दिया जाता है। रात के खाने के लिए वो कढ़ाई में आलू उबाल रही थी, तभी जेठानी, श्रुति, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें आलू उबालना नहीं आता? कुकर में 4 सीटी लगाकर आलू नहीं उबाल सकती, जो कढ़ाई में आलू उबाल रही हो? दीदी, मैंने कुकर में आलू उबाले थे, 3 सीटी पर भी नहीं पके। 2-3 बारी तो मैंने कढ़ाई में ही रख दिया, ऐसे मुझे पता चल जाता है कि आलू कब तक पकेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हें सच में ही खाना बनाना नहीं आता। पता नहीं क्या सीख कर आई हो अपने मायके से। सही बोलती है रश्मिका तुम्हारे बारे में। ठीक है जेठानी जी, अब से मैं कुकर में ही उबाला करूंगी। फिर श्रुति के हाथ का खाना खाकर पति कमरे में कहता है, श्रुति, कब खाना बनाना सीखोगी? तुम्हें 15 दिन हो रहे। पता है, मेरे एम्प्लॉयज भी शादी के बाद बोल रहे थे
कि भाभी के हाथ का खाना खिला दो। मैं तो खिला भी नहीं रहा था, लेकिन जबरदस्ती खा लिया उन्होंने मेरा टिफिन छीन कर। कम से कम खाना तो अच्छा बना लो। भैया तुमसे तो बोल नहीं सकते, डायरेक्ट वो जेठ है, पर वो मुझे कह रहे थे कुछ भाभी से ही सीख लो। मोहित जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं पैदाइशी खाना बनाना सीख कर नहीं आई थी और अपने घर से यहाँ के माहौल में ढलना मेरे लिए मुश्किल है। माँ जी जेठानी जी को भी साल हो गए हैं, उन्हें भी शुरू में खाना बनाने में दिक्कत आई होगी। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाना बने। अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाना बंद करो। खाना तुम्हें बनाना नहीं आता, शर्म मुझे आती है। फिर एक दिन घर पर मेहमान आ जाते हैं, जहाँ वो नई बहू के हाथ का खाना खाकर कहते हैं, ओहो, कैसा खाना बनाया है। लग रहा है किसी बच्चे ने पहली बार बनाया है खाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुकेश जी। क्या सुनीता, तेरी नई बहू ऐसा खाना बना रही है? अब तक शादी को 2-3 महीने होने को आए हैं। अरे अब मैं क्या बताऊं, कब से इसे बोल रही हूँ कि बहू कभी तो अच्छा खाना बना लिया कर, कभी तो अच्छा खाना बना लिया कर, लेकिन ताने सुनकर भी इसे कोई जोश नहीं आता। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बड़ी बहू वो जो मीठा बनाया है लेकर आओ। फिर बड़ी बहू रबड़ी लेकर आती है, जिसे खाकर सब घर के लोग और मेहमान खुश हो जाते हैं। अंदर ही अंदर श्रुति अब घुटती रहती है। उसको बहुत तनाव महसूस होने लगता है। अब वो खाना बनाने में और ज्यादा गड़बड़ी करने लगती है। कभी बर्तन गिराती है तो कभी कोई और काम ठीक से नहीं करती। ये देखकर घर वाले भी उसकी स्थिति समझते हैं, जिसकी वजह से बहू बाहर से खाना लाकर सबको खिला देती है। आज ये बाहर का खाना खाकर मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि तारीफ करेंगे। तभी सास घर वालों को इशारा करती है, आज तूने बहुत अच्छा खाना बनाया, मिक्स वेज भी अच्छा लग रहा है, और ये चावल भी, आलू प्याज का पराठा, बूंदी का रायता, पनीर की सब्जी। हाँ तो तारीफ करनी पड़ेगी, श्रुति ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसे ही रोज रोज खाना बनाया करो, कल से मैं लंच में भी ले जाऊंगा। बेटा बहुत अच्छा बनाया है खाना, आओ तुम भी खा लो। ये सुनते ही श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने सबको झूठ बोला और बाहर का खाना खिला दिया, और आज सब मन भर कर खा भी रहे हैं, ये सोचकर कि ये खाना मैंने बनाया। अगर सच में मैं बनाती तो कितना खुश होते। मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से खाना बनाने की प्रैक्टिस करूंगी। जहाँ गलती करती हूँ उसे सुधारूंगी और अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। श्रुति अपने कमरे में जाकर पेन कॉपी लेकर देखने लगती है कि चावल कब कितनी देर में पकते हैं, कुकर में कितनी सीटी आती है, कितने जनों के लिए कितने मसाले का खाना लगता है, और रात को वीडियो देखकर खाना बनाने की प्रैक्टिस करती है। और 15 दिन बाद वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि सब खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू वाह, तुमने फूल गोभी कितनी अच्छी बनाई है। हाँ भाभी, आपके दूध वाली सेवई की तो मैं फैन हो गई, और पुलाव रोटी भी बहुत अच्छे से पकाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिनों से तुम अच्छा खाना बनाने लग गई हो, और आज का ये सांभर डोसा भी बढ़िया है। आप सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इस तारीफ की मैं आज काबिल हुई हूँ। उस दिन जो खाना आपने खाया था वो मैंने नहीं बनाया था, मुझे आप सब माफ कर दीजिए। हम जानते हैं बहू, उस दिन तुमने खाना बाहर से मंगवाया था, साफ पता चल रहा था। पर चलो अच्छी बात है, तुम हमारे तानों से बनाना नहीं सीखी, हमारी तारीफ से ही तुम्हें एहसास हुआ, और तुमने खुद से खुद पर मेहनत करनी शुरू कर दी, और आज तुम खुद जानती हो कि तुम्हारे खाना बनाने में कितना फर्क आया है। हाँ माँ जी, और ये सबकी वजह से हुआ है। अरे चाचा चाची जी, डाइनिंग टेबल पर इतना अच्छा अच्छा खाना, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। किसने बनाया है? हाँ मुझे भी बताओ, बड़ी बहू ने? नहीं, हमारी छोटी बहू ने बनाया है ये सब खाना, जिसके हाथ का खाना तुम्हें पिछली बार पसंद नहीं आया था। अच्छा, तब तो बहू हमें भी खिलाओ। आइए ना आप। सभी लोग बार बार श्रुति से मांगकर उसका बनाया हुआ खाना खाने का आनंद लेते हैं। इस तरह श्रुति अपने कमी से सीखकर बेहतर बन जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको भी कभी कोशिश करनी छोड़नी नहीं। अरे बहन, हमारी बेटियों का 8वां महीना चढ़ गया और तुम गिफ्ट के तौर पर ये 2 किलो का घी का डिब्बा लेकर आई हो। मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए कितने महंगे फल और गिफ्ट लेकर आई हूँ। माँ जी, आप किन गरीब को बता रही हैं? हम तो ऐसे फल लेकर आए हैं जिनका नाम भी इन लोगों ने कभी सुना नहीं हो। माँ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे लिए ड्रैगन फ्रूट्स लेकर आई हो, मेरा बहुत मन था इसे खाने का। अरे क्या समधन जी, आप भी आते ही किन बातों में लग गई। आप दोनों इतने दिनों बाद एक साथ आई हैं। आप दोनों बैठकर अपनी बेटियों से बातें कीजिए, जब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अर्चना बात संभाल लेती है और घर आए मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आती है। तो वहीं शांति अपनी समधन से कहती है, कोमल, शिल्पा, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो और तुम दोनों का ही 8वां महीना लग चुका है, इसलिए मैं ये घी लेकर आई थी। तुम रोज सुबह शाम दूध में पीना और इसे खाना भी।
इससे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बेटा कोई जरूरत नहीं है ये लोकल घी खाने की। मैं तुम्हारे लिए जो फ्रूट्स लेकर आई हूँ तुम वही खाना, और कुछ दिन बाद मैं दोबारा आऊंगी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। आशा गरीब परिवार का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से देवरानी को माँ आशा अपनी बहू के साथ अपनी बेटी और उसके होने वाले बच्चे के लिए कपड़े लेकर आती है और कुछ खिलौने भी। माँ इन सब की क्या जरूरत थी? ननीन जी ऐसी कैसे जरूरत नहीं थी, ये आपका पहला बच्चा है इसलिए मैं और माँ जी आपके होने वाले बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आए हैं। वैसे कोमल तुम्हारी भी तो माँ तुम्हारी बहन के साथ आने वाली थी, अब तक आई नहीं। भाभी आपने हमें याद किया और देखो हम आ गए। और बेटा आज मैं तुम दोनों के लिए गोंद के लड्डू बनाकर लाई हूँ। ऐसे हालत में घर का देसी खाना ही खाना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि अब तुम दोनों घर में थोड़े बहुत काम करना भी शुरू कर दो। क्यों समधन जी, सही कहा ना मैंने? हाँ बहन बिल्कुल सही कहा तुमने, और इन खिलौनों की जरूरत अभी नहीं है। माँ आप चिंता मत करो, मैंने घर के काम करना शुरू कर दिए हैं और देखना मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बहू तो करती है पर देवरानी कुछ नहीं करती, उसे भी कुछ समझा। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को कोई काम करने की। अरे नहीं करेगी ऐसी हालत में। आजकल के लोग कुछ भी कहते हैं। बेटा अगर फिर भी तेरे ससुराल वाले तेरे पीछे पड़े तो मुझे बताना, मैं तेरे लिए वॉशिंग मशीन, पोंछा लगाने के लिए मॉप सब कुछ मंगवा दूंगी। माँ तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो, वरना माँ जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि मैं घर के काम करूं। पर बहू हम तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं, और अगर तुझे फिर भी नहीं सुननी तो तेरी मर्जी। बेटा इस समय आराम करेगी तो आगे तुझे ही दिक्कत होगी। शिल्पा की मम्मी आपने भी तो बच्चे करे हैं, ऐसे में तो आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए ना कि उसे उल्टी पट्टी पढ़ानी चाहिए। मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत, अब मुझे ये जानने के लिए तुम जैसे गरीबों की मदद नहीं चाहिए। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ इन लोगों की तरह गरीब नहीं है। मैं तेरे बच्चे के लिए झूला, कपड़े, जूते, जुराब, खिलौने के साथ साथ इस घर के लिए भी कुछ सामान भिजवा दूंगी ताकि तुझे घर के काम न करने पड़े। अपनी अकड़ में आकर आशा अपनी ही बेटी को गलत सीख देकर वहां से चली जाती है और अगले दिन अपनी अमीर बेटी के होने वाले बच्चे के लिए ट्रक भरकर सामान भेजती है, जिसमें झूले, कपड़े, अलमारी, छोटा सा बेड, जूते, जुराब, खिलौने थे, जिसे घर के बाहर खड़ी देख शिल्पा बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को ताने देती है जो कि बाहर ही कपड़े धो रही थी। जेठानी जी अगर आपकी भी माँ मेरी माँ की तरह अमीर होती तो आज आपके लिए भी ऐसे ही भर भर के सामान आते, ना कि आप बैठकर यहाँ कपड़े धो रही होती। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ। शिल्पा को कोमल को नीचा दिखाते हुए अर्चना देख लेती है। मेरी छोटी बहू अमीर है, उसके घर से कितना सारा सामान आया है, इसलिए वो मेरी बड़ी बहू को नीचा दिखाने में लगी रहती है। पर बड़ी बहू के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मेरी बड़ी बहू के घर वाले इतने अमीर नहीं है कि इतना महंगा महंगा सामान दे सके। वैसे भी सर्दी आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने होने वाले पोता पोती के लिए सर्दियों के कपड़े ही बना लूँ। ये हल्की सर्दी भी उनके लिए काफी है। कोमल को बुरा न लग जाए, उसके मन में कोई बात ना आए, इसलिए अर्चना अपनी बड़ी बहू के होने वाले बच्चे के लिए कुछ खिलौने लेकर आती है और अपने हाथों से बैठकर सर्दियों के कपड़े बनाती है। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? अभी तो सर्दियाँ इतनी नहीं आई और आप बच्चों के लिए जुराब स्वेटर बुन रही है। बहू हमारे लिए सर्दियाँ नहीं आई, पर तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए ये सर्दी बहुत ज्यादा है। और वैसे भी बहू तेरे बच्चे के लिए अब तक कुछ भी नहीं आ पाया है। कम से कम जब वो इस दुनिया में आए तो उसके पास गर्म कपड़े तो होने ही चाहिए ना। इस तरह अर्चना अपनी बड़ी बहू के होने वाले बच्चे के लिए सर्दियों के कपड़े, जूते बनाती है। समय यूं ही बीतता है। जहां शिल्पा की अमीर माँ आए दिन अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है, तो वहीं जेठानी की माँ आशा भी घरेलू चीज लेकर आती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते डिलीवरी का दिन आ जाता है। और ऐसे ही एक दिन माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है टाइम आ गया है हॉस्पिटल जाने का। बहू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। छोटी बहू तू घर में सभी को फोन कर दे। अर्चना अपनी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाती है, जहां कोमल की नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो वहीं कुछ दिन बाद शिल्पा का जब चेकअप होता है तो उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से उसका सी सेक्शन होता है। छोटी बहू तू ठीक तो है? तेरा ऑपरेशन हुआ है। अब से तुझे अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा और कुछ दिन बाद तुझे छुट्टी मिल जाएगी।
बेटा फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाऊंगी, दवाई बनाऊंगी। उसे खाने से बहुत जल्द ऑपरेशन का जख्म ठीक हो जाएगा और तू भी ठीक हो जाएगी। तू अपने बच्चे की चिंता मत करना। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यही रहूंगी, ताकि मैं अपनी समधन की थोड़ी मदद करवा सकूं। समधन जी, आपकी दोनों बहुओं का बच्चा एक साथ हुआ है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी। माँ जी, आंटी जी क्या मेरे मायके वाले नहीं आए? बहू, मैंने तेरे मायके वालों को फोन करके बताया तो है, पर पता नहीं वो सब लोग अब तक आए क्यों नहीं। जब शिल्पा को यह पता चलता है कि उसका ऑपरेशन होने के बाद भी उसके मायके वाले नहीं आए तो उसे बहुत दुख होता है। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं अपने घर जाती हैं, क्योंकि कोमल की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसलिए वो 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी बेटी की खुद मालिश करती है और घर के काम भी करती है। तो वहीं अब शिल्पा बिस्तर पर रहती है, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला पा रही थी। मेरा बच्चा कितना रो रहा है, मेरे पास कोई है भी नहीं, क्या करूं? इतना बोलकर शिल्पा खुद बिस्तर से उतरने की कोशिश करती है, पर उसी समय अपने हाथ में बेटी लिए कोमल आती है और वो अपनी बेटी को बिस्तर पर रख पहले शिल्पा को बिठाती है और उसके बेटे को गोद में उठाकर उसे देती है। देवरानी जी, तुम परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, लो अपने बच्चे को दूध पिलाओ। जेठानी जी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मेरे बेटे की तो सही से मालिश भी नहीं हो पा रही है, मैं अपने बेटे का कुछ नहीं कर पा रही। डिलीवरी होने से पहले तो मेरी माँ इतना सारा सामान लेकर आ गई, पर जब उन्हें ये पता चला कि इस समय मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। बेटी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए अपने हाथों से दवाई बनाकर लाई हूँ। इसमें हल्दी, मूंगफली, काजू, बादाम जैसी बहुत सारी चीज मैंने मिलाई है। इसे खाने से तू भी ठीक होगी और तेरा बच्चा भी स्वस्थ होगा। और बहू तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे की मालिश हम करेंगे। देखो दीदी, मैं तो दोनों बच्चों के लिए बाजार से हाथों के कड़े लेकर आई हूँ। आंटी जी, जेठानी जी, माँ जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आप लोगों की सुनी होती तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मैंने गलती की अपनी माँ की बातें सुनकर। अगर मैं भी जेठानी जी की तरह काम करती तो आज मैं बिस्तर पर न होती, जेठानी जी की तरह चल रही होती, अपने बच्चे को गोद में खिला रही होती। इस तरह पूरा परिवार शिल्पा और उसके बच्चे का ख्याल रखते हैं। ये सब देख शिल्पा भी सुधर जाती है और 1 महीने बाद जब आशा अपनी बहू के साथ अपनी बेटी और नाती से मिलने आती है तो शिल्पा अपनी माँ को अपने बेटे से दूर कर देती है। अपना नकली प्यार दिखाना बंद करो माँ। जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप तो यहाँ पर हमें झांकने भी नहीं आई, इस डर से कि कहीं आपको मेरी और मेरे बच्चे की सेवा ना करनी पड़े। पर आज जब मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो आप हमें अपना नकली प्यार दिखाने आ गई। पर अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अपना सामान लेकर निकल जाओ। अपनी बेटी की नाराजगी देख आशा भी उदास होकर वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद फिर कभी भी न तो शिल्पा और न ही उसके मायके वाली कोमल के मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाते हैं और न ही अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हैं।